नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। तो ये जो प्रदान की गई है, ऑप्शन दिए हैं बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बी डी सावरकर। तो ये जो है बी डी सावरकर के द्वारा प्रदान की गई है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है आइए जानते हैं। इसमें जो बताया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो है जो विद्रोह किसने किया था। तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने जो विद्रोह कर दिया था। उसके बाद जो है 10 मई को भी मेरठ छावनी में भी विद्रोह हुआ था सैनिकों के साथ, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे सबसे छोटा भारत का पड़ोसी देश पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मालदीव दिया है, नेपाल दिया है, बांग्लादेश दिया है, अफगानिस्तान दिया है। तो ये जो है मालदीव सबसे छोटा देश है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है भारत से, तो बांग्लादेश करता है 4096। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, जो बांग्लादेश है इसने जो है अभी सीमा वार्ता की है। ठीक है, और हॉटलाइन भी भारत और किसके बीच, तो बांग्लादेश के बीच बनी है। तो सीमा वार्ता की है बांग्लादेश ने भारत के बीच। ठीक है, और अभी जो है मालदीव के साथ अभी युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और मालदीव के बीच, एको वेरिन। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, सिक्किम दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो जब बोमडीला दर्रे की बात आए तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए कुछ दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बात कर लेते हैं। तो बोमडीला है, दीपू है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये दर्रा तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर जो है शिवकिला, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो और जो है ये भी पूछ लिया जाता है। बाराचला जो दर्रा है वो भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। जो तिजू दर्रा जो है मणिपुर में है। और नाथुला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नाथुला और जेपला जो है वो कहाँ है, तो सिक्किम में है। और वहीं बात करते हैं काराकोरम, जोजिला, बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। और पाल घाट जो है, सेनकोटा दर्रा जो है केरल में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील में स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है, केरल दिया है और असम दिया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्द्रभूमि की बात आई तो आर्द्रभूमि भारत में कितनी हो चुकी है, तो 89 हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने आर्द्रभूमि वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से चर्चा किया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, नापचा बरबा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, मिजोरम दिया है, असम दिया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, नदी द्वीप, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की जब बात आई है तो अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कितने 389 सदस्य थे। ठीक है, इसमें से जो है कितने 292 जो है ब्रिटिश से जो है चुने गए थे। और उसके बाद जो है 93 सदस्य जो थे देसी रियासत से थे। और अगर बात करते हैं यहीं पे, तो यहीं पे जो है
इसमें जो सदस्य थी वो 15 महिलाएं सदस्य थी, ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जब संविधान सभा की ही बात आई है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन होता है 1946 में, ठीक है, और इसकी बैठक जो होती है जुलाई के टाइम पे इसका गठन होता है। बैठक होती है इसके 9 दिसंबर 1940 में पहली बैठक होती है, ठीक है। टोटल अगर पूछ लिया जाए इसकी बैठकें मतलब कितने अधिवेशन हुए तो 12 अधिवेशन हुए, ठीक है। और 12वां जो अंतिम अधिवेशन हुआ मतलब अंतिम बैठक जो हुई है वो हुई है 24 जनवरी और 24 जनवरी 1950 को हुई है, ठीक है। ये जो है अंतिम बैठक हुई और इसके ठीक 2 दिन के बाद 26 जनवरी को इसको जो है लागू कर दिया गया। संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, ठीक, 1950 को लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 1950 को इस बार जो है गणतंत्र दिवस समारोह कौन सा मनाया गया, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। और उसके मुख्य अतिथि जो थे प्राबोवो सुबियांटो के थे, जो किसके प्रेसिडेंट थे, तो वो थे इंडोनेशिया के। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इसमें जो है जो 24 जनवरी उसी दिन जो है राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी, किसको, तो राष्ट्रीय गान को, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाए, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को अंगीकृत किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो इतनी चीज़ आपको संविधान सभा के बारे में याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य को आयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो यहाँ पे बताना है कि जो भी 10वीं अनुसूची के तहत यहाँ पे बताएं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं आयोग्यता से संबंधित जो है अंतिम निर्णय जो होता है वो किसका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा और जो है भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए किसकी बात आई, लोकसभा की बात आई है। तो देखिए यहाँ पे ना बात करते हैं, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। और जो निर्वाचन आयोग तो ये जो है चुनाव कराता है, इसका तो कार्य ये नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इस समय वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इनका कार्य होता है अंतिम निर्णय यही देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये बात आती है जब भारत के प्रेसिडेंट की, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। और बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 63 में। और बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 324 में मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और भाग कितने, 22 भाग है। और अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। अगर आपने मेरी पॉलिटी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये अनुच्छेद जो है 324 अभी बता ही चुके हैं। तो ये जो चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी स्थापना भी बात हो गई है। अब इसका जो भी एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जो भी राष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री है और जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनकी मतदाता सूची कौन तैयार करता है, चुनाव आयोग तैयार करता है। अब चुनाव आयोग की बात आई है तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो ये जो है ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए, ठीक है। 3 सदस्यीय होता है, ठीक है। और ये जो है इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है, 3 सदस्यीय समिति। तो ये सदस्यता जो होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है समिति गठित की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, इन्होंने स्थान किसका लिया, तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया। उसके बाद जो है चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, कौन कौन से चुनाव आयुक्त हैं,
वर्तमान में अगर बात करते हैं तो चुनाव आयुक्त की अगर बात करते हैं तो ये जो है बनाए गए हैं, ये जो विवेक जोशी, ठीक है, विवेक जोशी बनाए गए, विवेक जोशी। और अगर बात करते हैं जो है सुखवीर सिंह संधू, ये जो है चुनाव आयुक्त हैं दोनों लोग। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्यों के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 9 दिया है, अनुच्छेद 3 दिया है और अनुच्छेद 2 दिया है, अनुच्छेद 1 दिया है। देखिए अगर बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र की उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, भाग 1 में किया गया है, ठीक है, भाग 1 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है 1 से जो है 4 संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए अब तो इसके बीच में ही होगा, तो ये जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है कि जो भी भारत के नए राज्यों के गठन की बात करता है अनुच्छेद 3 करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि ये सब किसके पास शक्ति होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। संसद को जो है ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो भी किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन कर सकती है, मतलब नाम बदल सकती है, राज्य में सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ये सब शक्तियाँ किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि संसद के पास ये शक्तियाँ होती हैं, सभी आपको ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे बताना है कि जो अनुच्छेद 21A है इसको जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया गया भारतीय संविधान में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो ये 86वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का। इसको जो है मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब फंडामेंटल राइट की बात है तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है, ठीक है, भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, ठीक है। और वो पूछ लिया जाए वर्तमान में फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं। इसको कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट के बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने फंडामेंटल राइट के बारे में स्पेशली वीडियो बना रखी है, अगर आपने चैनल पे जाके नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और इसको एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसको जो है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला दिया है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो यहाँ पे बताना कौन सा था? ग्रामीण बैंक था, विकास बैंक था, आहोड़ बैंक था और प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो ये जो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है, 1975 में हुई थी। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद यूपी में हुई थी, ठीक है। अब वर्तमान में अगर बात करते हैं वर्तमान में जो है कितनी बैंकें हैं? तो 43 हो गई हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब इसको शॉर्ट में आरबीआई बोला जाता है, ठीक, वाणिज्य बैंकों को किस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आरबीआई के जो 26वें नंबर के गवर्नर बनाए गए, इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा से, ठीक है, संजय मल्होत्रा जी बने और इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया। और पूछ ले जाए आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे बताना बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1928 दिया, 1948 दिया, 1938 दिया, 1958 दिया। तो 1928 में हुई थी, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए बीसीसीआई के सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव अगर पूछ लिया जाए हाल ही में बनाए गए तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है देवजीत सोकिया जी बनाए गए, ठीक है, देवजीत सोकिया।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पूछ लिया जाए अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन बनाएंगे, तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष जो है कौन है, तो रोजर विनी, ठीक है, रोजर विनी है। अगर पूछ ले सचिव पहले कौन थे, तो आईसीसी के जो अध्यक्ष बनाए गए जे शाह, ये पहले सचिव थे बीसीसीआई के, अब जो है अध्यक्ष बना दिए है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है सीमा सुरक्षा बल का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर दिया है, 31 अक्टूबर दिया है, 5 मई दिया है और 13 सितंबर दिया है। तो ये जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो है भारतीय तटरक्षक दिवस भी मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद जो है जितनी भी अभी दिवस हाल ही में मनाए गए हैं उनकी जो है अभी जनवरी से लेकर और मार्च तक जितने भी दिवस मनाए गए वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे कि अभी जो महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे अभी बात आए जो है 23 जनवरी को, 23 जनवरी को क्या मनाया गया, तो पराक्रम दिवस मनाया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। उसके बाद जो है 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और बात करते हैं 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है। और जो है फरवरी में जो 2 फरवरी को क्या मनाया गया, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया गया है। और जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ये जो दिवस हैं महत्वपूर्ण दिवस है और हमेशा एक प्रश्न दिवस से पूछा ही जाता है जीके जीएस में है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो यहाँ पे बताना है 16 महाजनपद जो बताए गए हैं उसमें जो है तक्षशिला किसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे दिया है कौशल दिया है, कुरु दिया है, वज्जी दिया है, गंधार दिया है। तो ये जो थी गंधार की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि किस में उल्लेख मिलता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे महाजनपद दिए हैं और राजधानी दी है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती जो अयोध्या में, ठीक है। कुरु की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली है। बज्जी की अगर बात करते हैं तो विंध्य और मिथिला। गंधार की बात करें तो तक्षशिला, ठीक है, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि गुजरात में जो है कौन सी झील जो कृत्रिम रूप से बनाई गई थी और किसके शासनकाल में, तो मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी। तो यहाँ पे पुष्कर दिया है, लोनार दिया है, लोकटक दिया है और सुदर्शन दिया है। तो ये जो है मौर्य के शासनकाल में जो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है किया गया था, किसने कराया था, तो पुष्यगुप्त ने कराया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे बेंगलोर दिया है, मदुरई दिया है, बीदर दिया है और श्रीरंगपट्टम दिया है। तो ये जो थी श्रीरंगपट्टम थी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा है नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जो है 1919 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ये तीनों घटनाएं हुई थी। लेकिन अगर बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में होता है, ठीक है, 1905 में होता है। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में
तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे बताना है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा की जाती है तीर्थ यात्रियों के द्वारा, वो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। लिपू लेख दर्रा जो है वो कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। देखिए प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, लिपू लेख दर्रा भी पूछा जाए, भी पूछ लेता है लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दर्रों की बात करें तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, जो श्रीनगर लेह को जोड़ता है। अगर वहीं बात करते हैं बनियाल दर्रा की, जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और पीर पंजाल ऐसा पूछ लिया जाता है पीर पंजाल दर्रा कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, और जो है जम्मू को जो श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकला दर्रा अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में, और भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत से कौन सा, तो सिपकला दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली से जो है लेह को जोड़ता है। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ता है। लिपू लेख दर्रा अगर बात करते हैं तो जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, और जो है बोमडीला दर्रा अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये जो थी भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगर आपने पॉलिटी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये अधिनियम याद होंगे। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात आई तो मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है भाग 3 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वो कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि जो है इसमें स्वीकृति कब मिली थी, तो कराची अधिवेशन में मिली थी। ठीक है, उसके अलावा इसको कहाँ से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अब फिर बात आती है राज्य सरकार की, तो भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है राज्य का, और केंद्र का मिलता है भाग 5 में, संघ का जो मिलता है भाग 5 में संघ का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा भाग 5 में। अब यहाँ पे जो है राज्य के नीति सिद्धांत की बात आई है तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर बात कर लें कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने, तो 6 वर्तमान में, पहले कितने थे 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, किसके 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो किस राज्य का 2 सदनीय विधानमंडल है, तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया, पंजाब दिया, सिक्किम दिया, कर्नाटक दिया। बात करते हैं तो 6 राज्यों में। ठीक है, अब उसमें से 6 राज्य में से कर्नाटक में भी है, उसके बाद यूपी में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र बिहार में भी है, और उसके बाद जो है तेलंगाना में भी है, तेलंगाना, और बात करते हैं आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, ये 6 राज्यों में है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे बताना है तो उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री। तो ये जो है कौन होते हैं, तो ये जो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा,
ठीक है, बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और तीसरे शासनकाल के जो मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको इतनी चीज़ भी याद रखनी है। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे 6(2) दिया है, 12(2) दिया है, 10(1) दिया है और 8(1) दिया है। तो ये जो है 8(1) में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अब संविधान सभा की बात आई तो संविधान सभा का जो है गठन कब होता है? तो 1946 में होता है। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में होती है। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। और इसकी अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 में होती है। ठीक है, और ठीक 2 दिन के बाद संविधान को लागू कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यहाँ पे बताना है कि भारत सरकार जो है उसका एक अधिकारी ऐसा होता है, वो सदस्य किसी सदन का नहीं होता है। ठीक है, किसी सदन का नहीं होता है, लेकिन वो भी जो ही सदन में जो सदन होते हैं उसमें जो सत्र चलते हैं उसमें भाग ले सकता है। ये अधिकार कौन रखता है? तो यहाँ पे दिया है उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। तो ये जो है भारत का अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी। ठीक है, कौन किसको अधिकार होता है? तो महान्यायवादी का अधिकार होता है। ठीक है, महान्यायवादी को। अब महान्यायवादी का भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 76 में मिलता है। ठीक है, इसको ये अधिकार होता है। अब यहाँ पे संसद की बात आए तो संसद की बात कर लेते हैं। संसद के अगर सदन की बात करते हैं तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसको जो है निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, निम्न सदन, और उसको उच्च सदन बोला जाता है। उसके अलावा बात करते हैं संसद की तो 79 में उल्लेख मिलता है, लोकसभा का 81 में मिलता है उल्लेख, और राज्यसभा का 80 में उल्लेख मिलता है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि संसद के अंग कितने हैं, तो अंग 3 हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये अंग भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया चुनाव आयुक्त। ठीक है, 3 सदस्यीय होता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त। और यह समिति का गठन जो है किसके अध्यक्षता में किया जाता है? तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में किया जाता है चुनाव जो समिति होती है। अब इसमें और नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है भारत का। अब नए चुनाव आयुक्त बनाए गए, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसकी बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए? ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। और उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार जी का। ठीक है, राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। इसके अलावा जो है 2 लोग और कौन है? तो 2 लोग जो हैं, एक तो सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू हैं। और दूसरे जो हैं वो कौन है? तो दूसरे जो हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी जो हैं वो इन्हीं के साथ शपथ लिए। ठीक है, तो याद रखिए इन्हीं के साथ बने हैं, जो ज्ञानेश कुमार जी बने उन्हीं के साथ बने हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है चुनाव आयुक्त के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। कब हुई है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है कौन बने? तो के संजय मूर्ति जी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। ठीक है, के संजय मूर्ति जी। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो जगदीश धनखड़ जी हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करते हैं जो जगदीश धनखड़ जी हैं, उसके अलावा यहीं पे जो है जो राज्यसभा होती है उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में मिलता है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो उसका समय पूछा है, कब स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे 1961 दिया है, 1951 दिया है, 1952 दिया है और 1960 दिया है। तो ये जो थी स्टार्ट हुई थी 1951 में। इसका जो
समय था वो 1951 से 1956 के बीच था। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही थी उसके समय में जो है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, तो इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएं। तो यहाँ पे प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया था भारत में? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी दिया है, मदर टेरेसा दिया है, और कविता कृष्णन दिया है, और सरोजिनी नायडू दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है किसको दिया गया था? तो सबसे पहले जो है वो मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा को दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1979 में दिया गया था। और बाद 1970 के बाद जो है 1980 में जो है भारत रत्न ही इनको दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग होती है 1901 में। ठीक है, 1901 में, और इसको जो है घोषणा होती है अक्टूबर के टाइम पे। ठीक है, अक्टूबर के टाइम पे। और अगर बात करते हैं वितरित 10 दिसंबर को किए जाते हैं, जब अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि थी उस दिन वितरित किए जाते हैं। और अगर बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार में जो है 338 नाम दर्ज किए गए। करंट का प्रश्न है, अगर पूछ लिया जाए नोबेल शांति पुरस्कार में जो है कितने नाम दर्ज किए गए, मतलब कितने नाम नामित किए गए हैं जो है इस बार दिए जाने के लिए 2025 में। तो ये जो 338 नाम दर्ज किए गए, जिसमें से 244 व्यक्तियों का और 94 जो है संगठन का, कुल मिला के आपको ये पूछे जा सकते हैं कि कितने नाम दर्ज किए गए, मतलब कितने नाम रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, इसलिए और चर्चा में है। आपको इतनी चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। फिर बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की प्रथम महिला जो रही हैं वो राज्यपाल रही हैं, गवर्नर रही हैं। ठीक है, इनका ये प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में, जो पेपर हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट का 5 जनवरी में, उसमें पूछा गया था। ठीक है, इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी का। इनका जन्म जो है जन्मदिन मनाया जाता है 13 फरवरी को। इन्हीं के जो है जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अब ये राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो है अगर पूछ ली जाए प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है, प्रथम महिला विदेश मंत्री तो सुषमा स्वराज। ठीक है, विदेश मंत्री अगर बात करते थे तो ये सुषमा स्वराज, इनका भी जो है 14 फरवरी में जन्मदिन मनाया जाता है सुषमा स्वराज जी का। ठीक है, और यही प्रथम महिला जो है दिल्ली की सीएम भी रही हैं, सुषमा स्वराज, याद रखिएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाती है, फिर पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है। तो जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति जो रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। फिर बात करते हैं कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही, तो फातिमा बीवी रही हैं। और पूछ लिया जाए लोकसभा की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन रही हैं, तो मीरा कुमार रही हैं। तो ये जो है प्रथम महिलाएं पूछी जाती हैं तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।